चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 206 सेक्शन पढ़ा था, जिसके कंसर्न में हमने पावर ऑफ आरओसी की बात की थी, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन की, अलॉन्ग विद इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सिक्वेंट नोटिस, और अगर नहीं सुनते हैं तो उसके बाद क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, और फर्दर इंक्वायरी करने की सारी बातें हमने 206 में पढ़ी थी। अब हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज व्हाट, सेक्शन 207। सेक्शन 207 कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। देखिए, हमने 206 में ये बात पढ़ ली थी ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है आरओसी को या फिर इंस्पेक्टर को इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने के लिए, या फिर आरओसी सुओ मोटो बेसिस पे भी ये काम कर सकता है। तो अब वो कैसे करेगा, उसका मैनर जो है वो सेक्शन 207 में दे रखा है। 207 इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है, वो 206 के साथ ही कनेक्टेड होकर के पढ़ा जाता है। आप आइसोलेशन में 207 को नहीं पढ़ सकते। तो 206 में हमने जो पढ़ा था उसी के कंसर्न में बातें जो है 207 में दे रखी है। तो क्या क्या बातें दे रखी है, लेट्स सी। वेयर अ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, तो 206 में हमने इन दो लोगों का ही नामकरण पढ़ा था, रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, दो लोग ही थे, रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर। कॉल्स फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर अंडर सेक्शन 206, या तो उन्होंने क्या किया होगा, कॉल्स में किया होगा, या फिर उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह के वक्त कोई डिमांड किया होगा। तो अल्टीमेटली 206 में इन दो अथॉरिटीज ने कंपनी से कुछ डिमांड किया था। उस वक्त क्या है, ड्यूटी है, इट शैल बी ड्यूटी of what every director, officer, employee of the company। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये बात वैसे हम 206 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? 206 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बात वहाँ पे गिवन थी, एक तरह से रिपीटेशन ही है। वहाँ पे भी ये बोला था कि कंपनी के ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं, इवन जो पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी लायबल थे। तो वही बात यहाँ पे ड्यूटी के फॉर्मेट में दे रखी है कि क्या ड्यूटी है उनकी, टू प्रोड्यूस ऑल सच डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर। तो क्या करने की ड्यूटी है, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की ड्यूटी है। फर्निश स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन। क्या फर्निश करने की ड्यूटी है, क्या फर्निश करेंगे, स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन जो डिमांड किए गए हैं। And shall render all assistance to the registrar या inspector in connection with such inspection। और जो भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा उनको इस रेस्पेक्टिव इंस्पेक्शन के कंसर्न में, वो सारा का सारा असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो 207 सबसेक्शन 1 में दैट इज नथिंग न्यू, वो हमने 206 में वैसे भी पढ़ा था, तो वैसी ही बात यहाँ पे बोली गई है। तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर ने 206 में जो भी डिमांड किया था, चाहे वो बुक्स डिमांड किए हो, चाहे वो इंस्पेक्शन के लिए बोला हो, या कुछ भी कॉल्स फॉर इन्फॉर्मेशन हो, तो अब किसकी ड्यूटी अराइज होएगी, डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉयज की। क्या ड्यूटी है, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स की, फर्निश इन्फॉर्मेशन की, एंड प्रोवाइड असिस्टेंस। तीन चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन, फर्निश इन्फॉर्मेशन एंड असिस्टेंस। तो ये तीन बातें जो है वो उनको करनी पड़ेगी सेक्शन 207 सबसेक्शन 1 में। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 बोलता है कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी के कंसर्न में रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर मेकिंग एन इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच इंस्पेक्शन या इंक्वायरी एज द केस में बी मेक या कॉज टू बी मेड कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स। अच्छा देखो, यहाँ पे जो भी वो काम करते हैं ना, उन सबके पावर्स किसी न किसी सेक्शन में गिवन होते हैं। ऐसे नहीं कि मनमाने ढंग से हमने बुक्स मंगाया उनके फोटोस्टेट निकाल के रख ली, ऐसा नहीं। यहाँ पे अथराइज्ड है वो सेक्शन 207 सब सेक्शन 2 के अंदर कि जो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिमांड किया था, अगर उसका फोटोकॉपी उनको रखना है, उसकी कॉपीज रखनी है, तो वो कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि दे आर अथराइज्ड अंडर सब सेक्शन 2। तो जो भी आपका रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर है, वाइल इंस्पेक्टिंग द बुक्स या वाइल इंक्वायरी, अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन या कुछ भी उन्होंने डिमांड किया है, तो उसकी कॉपीज निकालने का उनको राइट है। तो एक राइट तो ये हो गया। या फिर place या cause to be placed any mark of identification in such book in token of inspection having been made। अच्छा, से आपकी कोई कॉपी है,
बचपन में स्कूल में आप कॉपीज़ मेंटेन करते थे और कॉपीज़ को टीचर्स को चेक करवाते थे, तो टीचर्स क्या करते थे अपने सिग्नेचर, अच्छा सिग्नेचर किया हुआ इसका मतलब बच्चे ने कॉपी चेक करा ली है, और अगर किसी भी टीचर का साइन नहीं है उस पर इसका मतलब चेक नहीं कराइए, और नेक्स्ट टाइम जब कॉपी वापस चेक करेगा टीचर और उसमें साइंड नहीं है, तो जिस दिन आपने कॉपी नहीं दिखाई थी पहली बार तब भी गालियाँ खाई थी, फिर सब्सिक्वेंटली जब वापस दिखाओगे फिर गालियाँ खाओगे, बोले पहली बार दिखा रहे हो पहले क्यों नहीं दिखाई थी, ये वो। तो साइन देख करके उनको समझ में आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो उनका। अच्छा एग्जैक्टली अगर कोई बुक्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स किसी इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार ने साइन कर दिया है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपकी कंपनी का इंक्वायरी इंस्पेक्शन हो चुका है। अब अगर मान लो दोबारा से फर्दर कोई इंक्वायरी इंस्पेक्शन होता है और ऐसे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बुक्स में मिल जाते हैं, तो जो नया इंस्पेक्टर होगा वो एकदम अलर्ट हो जाएगा, अच्छा मतलब कंपनी में ये पहली बार नहीं हो रहा है, कंपनी का रोज का काम है, पहले भी इंक्वायरी इंस्पेक्शन हुआ था। तो एक तरह से यहाँ पे कंपनी का रेपुटेशन सामने खुल जाएगा कि अरे किस टाइप की कंपनी है। या फिर सेम इंस्पेक्टर दोबारा से मंगाता है, अगर उसने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने उस वक्त इंस्पेक्शन करते वक्त क्या क्या बातें जो है हाईलाइट की थी। तो यहाँ पे उनके पास पावर है कि वो उन बुक्स एंड अकाउंट्स एंड पेपर्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तो सबसेक्शन 2 किन दो काम के लिए परमिशन ग्रांट कर रहा है? नंबर 1 कॉपीज लेने का परमिशन ग्रांट कर रहा है, एंड नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाने की बात कर रहा है। आप मार्क पुट कर सकते हो ताकि फ्यूचर में जब भी दोबारा से देखोगे तो पता लग जाएगा कि अच्छा ये हमने उस टाइम पे एग्जामिन किया था। इज दिस ओके टू एवरीवन? यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है। Now let's move to subsection 3. What it says: notwithstanding anything contained. बहुत ही प्यारा वर्ड है, notwithstanding anything contained. बोले तो बाहर में जाए सब। ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब जो इसने बोला है वही सुनना पड़ेगा, बाकी किसी की बात। जैसे ना कभी देखा आपने, अगर घर में छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल का है ना, वो आपके साथ में जा रहा है, आप कितने ही बड़े हीरो क्यों ना हो, है ना, कितने ही बड़े स्मार्ट क्यों ना हो, आप कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाले क्यों ना हो, कितने ही डोमिनेटिंग पोजीशन में क्यों ना हो, कुछ भी हो आपके टैलेंट, अगर आपके साथ 2 या 3 साल का बच्चा जा रहा है ना, और वो पसर गया किसी चीज़ को लेकर के, करते हैं बच्चे जनरली रास्ते में ही पसर जाते हैं। अब तो मुझे पार्क जाना है तो पार्क ही जाना है। हो सकता है आप मूवी जा रहे हो, है ना, आपके घर में आपके भैया भाभी और आप सबका प्लान है मूवी जाने का, और रास्ते में उसने कोई पार्क देख लिया, उसने कहा अब तो मैं मूवी नहीं जाऊंगा, मैं तो पार्क में ही प्ले करूंगा, मुझे स्लाइड ही करनी है। और जब वो दहाड़े मार के रोना स्टार्ट करेगा तो मूवी देखने जाओगे कि पार्क लेके जाओगे? पार्क लेके जाओगे, आपके ऑप्शन नहीं बचा है ना। अच्छा गलती से अगर मूवी हॉल ले भी गए तो मूवी देखने देगा नहीं, वहाँ पे इतना हो हल्ला मचाएगा कि आजू बाजू वाले भी बोलेंगे कि भाई साहब ले जाओ इसको, है ना, बच्चे को क्यों रुला रहे हो और हमारी मूवी को ख़राब कर रहे हो। तो एम्बैरेसिंग में एट द एंड आपको उसको पार्क ले जाना ही पड़ेगा, तो अंत लेके जाएगा ही वो। इसका मतलब ओवरराइडिंग पावर में कौन है? वो बच्चा। वो जैसा बोलेगा वही होगा, बाकी सबकी इच्छाएं, विशेष सब एक तरफ और उस छोटे बच्चे की डिमांड एक तरफ। एग्जैक्टली सबसेक्शन 3 क्या बोलते हैं हमारा? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, कहीं भी कुछ भी क्यों ना लिखा हो, कहीं भी कहाँ, इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कहीं भी कुछ भी क्यों ना लिखा हो, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर मेकिंग एन इंस्पेक्शन या इंक्वायरी shall have all the powers as are vested in the civil code. एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है क्या सीपीसी? सीपीसी सबने पढ़ा है। अरे सिविल कोड के कुछ पावर और होते हैं ना सीपीसी में, समन करना, है ना, बुलाना उसको, ओथ, एग्जामिनेशन ऑन ओथ करना, याद है ना आप लोग को, ऐसे बचपन में पढ़े होंगे एग्जीक्यूटिव के अंदर। हाँ, तो जो सिविल कोड के पावर होते हैं ना, एग्जैक्टली वो पावर सिविल कोड के, वो पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? कौन एक्सरसाइज करेगा? रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर। कब एक्सरसाइज करेंगे? जब
जब क्या करें, इंक्वायरी इंस्पेक्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगी नहीं, जब इंक्वायरी इंस्पेक्शन करेंगे तब। जब इंक्वायरी इंस्पेक्शन कर रहे हैं तब वो कौन से पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सिविल कोड के पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इज दिस ओके? सबको समझ में आ गया ये? तो देखो, discovery and production of books and accounts and other documents at such place and time as may be specified by registrar and inspector making the inspection or inquiry। बोल दिया उसने मेरे ऑफिस में इतने बजे तक ये बुक्स पहुंचा देना, तो पहुंचानी पड़ेगी, या फिर इस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में पहुंचा देना, या इस ये ऑफिसर आएगा इसको दे देना। तो जो भी उसने बोला है टाइम एंड जो भी जिस भी पर्सन को बोला है, जो भी इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है, वो इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करवा सकता है। तो यहाँ पे डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स का पावर जो सिविल कोर्ट में एक्सरसाइज किया जाता है, वो पावर यहाँ पे इंस्पेक्टर एंड रजिस्ट्रार के पास होगा। नंबर 2, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। ये भी सिविल कोर्ट का पावर है। आपने समन कर दिया और बोला कि भैया तुमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अब तुमसे ना जांच पड़ताल करेंगे हम, है ना, अब तुमसे एक एक कच्चा छट्टा निकलवाएंगे, तो तुम्हें आना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए, है ना। तो इस डेट पे इतने इतने बजे हाजिर हो जाना, तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करनी है हमें। तो एग्जामिनेशन ऑन ओथ जो है वो भी किया जा सकता है। एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी एट एनी प्लेस। तो ये सारे पावर जो सिविल कोड के होते हैं, वो पावर्स यहाँ पे इंस्पेक्टर एंड रजिस्ट्रार एक्सरसाइज करेंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। कहीं भी कुछ भी क्यों ना लिखा हो, ये अलाउड किया गया है सब सेक्शन 3 में। सेक्शन 207, देखो आप इंडिपेंडेंट कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये सब किसके कनेक्शन में बात कर रहे हैं, 206 के कनेक्शन में बात कर रहे हैं। तो 206 के कनेक्शन में 207 सब सेक्शन 1 ने क्या बोला था, ड्यूटी है, ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉयज की, 3 लोगों की ड्यूटी बना दी। काय के लिए, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, फर्निश इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 में क्या बोला, सबसेक्शन 2 में क्या बोला, 2 काम, कॉपीज ले सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकते हैं, बिल्कुल। तीसरा, ओवरराइडिंग इफेक्ट, सिविल कोड के पावर दे दिए। तो यहाँ पे किसके पावर है, पावर ऑफ सिविल कोड। आप लोग के ना सबसेक्शन के साथ ही उसके ना समरी लिख देना, एक एक 2 वर्ड में। तो सबसेक्शन 1 में ड्यूटी, 3 चीज़ों की ड्यूटी। सबसेक्शन 2 में 2 काम, आइडेंटिफिकेशन मार्क एंड कॉपीज, ये 2 वर्ड लिख देना। ये 2 वर्ड लिखते पूरा सबसेक्शन याद आ जाएगा। फिर सबसेक्शन 3 में पावर ऑफ सिविल कोड, पावर ऑफ सिविल कोड। देन सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, देखो, इफ एनी डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी डिसओबेज द डायरेक्शन इशूड बाय रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर अंडर दिस सेक्शन, द डायरेक्टर या ऑफिसर शैल बी पनिशेबल। अब है ना एक परेशानी आती है कि 206 में पनिशमेंट दे रखा था, 207 में भी पनिशमेंट दे रखा है, तो कौन सा पनिशमेंट कब एप्लीकेबल होगा, 206 का पनिशमेंट कब एप्लीकेबल होगा, जब नोटिस दिया था और कॉल फॉर इंफॉर्मेशन डिमांड की थी आरओसी ने, वो फॉलो नहीं कर रहे थे, है ना, कैसे भी, अरे कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन तो आरओसी करता है ना। तो फिर उस केस में अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तब 206 का पनिशमेंट दे रखा था, फाइन दे रखा था, आपको याद आ गया सबको। और अगर एज अ कॉन्सिक्वेंस फर्दर इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है या इंस्पेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिससे 207 का अट्रैक्शन आ गया है, और उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए या उसमें आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की या असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया, तो 207 के नॉन कंप्लायंस का अट्रैक्शन अट्रैक्ट होगा। तो क्या बोलता है, डायरेक्टर या ऑफिसर जो होगा वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट, बाप रे बाप, जेल जाना पड़ेगा, जो कितना हो सकता है, 1 साल, 1 साल तक की जेल की सजा। एंड लिखा है, देखो एंड मतलब जेल जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और साथ ही में फाइन भी
पे करना पड़ेगा। एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज विच मे एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपए। 25,000 से 1,00,000 रुपए, 25,000 से 1,00,000 रुपए तक का फाइन। तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि नॉन कंपाउंडेबल? क्योंकि क्या लग गया यहाँ पे? एंड लगता ही क्या बन जाता है? नॉन कंपाउंडेबल। अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कंपाउंडिंग भी हमारे एक चैप्टर में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ एंड लग जाता है वहाँ पे वो ऑफेंस क्या हो जाता है? नॉन कंपाउंडेबल हो जाता है। तो क्या बोला इसने? अगर 207 का नॉन कंप्लाइंस किए ना, एक तो जेल जाना पड़ेगा। कितने साल के लिए? 1 साल, अप टू 1 साल, ठीक है। एंड फाइन लगेगा 25,000 से 1,00,000, ठीक है भाई, ओके। 206 में नोटिस का टाइम दिया तो लगेगा, हाँ। 207 में इंफॉर्मेशन मांगी तो वो नहीं, इंक्वायरी इंस्पेक्शन का नॉन कंप्लाइंस है, ठीक है। अब आगे बोलता है द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो क्या होगा? Director or officer shall, on the form on and from the date on which he is so convicted, be deemed to have vacated his office as such। तो अगर भाई आपके अगेंस्ट में कन्विक्शन हो गया है तो पोस्ट वेकेट करोगे कि नहीं करोगे? भैया जेल की सजा हो रही है तो पोस्ट वेकेट करना पड़ेगा ना। एंड ऑन सच वेकेशन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस इन एनी कंपनी। अच्छा, कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, कोई भी डायरेक्टर अगर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है तो एक कंपनी से होता है या सारी दुनिया जहां की कंपनी से हो जाता है? डिस्क्वालिफाइड मतलब तो सारी कंपनी से ही होता है। डिस्क्वालिफाइड मतलब डिस्क्वालिफाइड हो गया, इसका मतलब सारी कंपनी से डिस्क्वालिफाइड हो गया है। तो यहाँ पे शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस इन एनी कंपनी, तो वो डायरेक्टरशिप के लिए क्या हो गया है? डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। ओके, क्लियर? तो 2 कॉन्सिक्वेंसेस हुए, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। एक तो जेल गया, प्लस फाइन लगा, प्लस साथ ही में डिस्क्वालिफाइड भी हो गया अगर आपने नहीं सुना बात तो। देन नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं 208। अच्छा, 207 बहुत सिंपल सेक्शन था, 208 उससे भी सिंपल सेक्शन है। किसके बारे में बोल रहे हैं? इंस्पेक्शन। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे इंस्पेक्शन किया किसने था? है ना, इंस्पेक्टर या आरओसी ने किया था। अच्छा, इंस्पेक्टर या आरओसी ने इन जनरल किसके कहने पे इंस्पेक्शन किया था? है ना, तो सीजी के कहने पे किया था मोस्ट लाइकली। तो अगर उसके कहने पे इंस्पेक्शन किया है तो इंस्पेक्शन के बाद आफ्टर इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट देंगे वो रिपोर्ट भी किसको देंगे? ऑफ कोर्स सीजी को ही देंगे भैया, जो हमारा माई बाप होता है उसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे जो भी इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार जिसने इंस्पेक्शन किया था या इंक्वायरी की थी वो अपनी फाइनल रिपोर्ट बना के किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। ऐसा कौन सा सेक्शन बोलता है? 208। तो बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, ज़्यादा कुछ पेचीदा बात है ही नहीं। लेट्स सी द सेक्शन। रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, देखो सारे सेक्शंस में अब है ना रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर आ रहा है, जबकि जब हम 206 पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में उसमें सिर्फ रजिस्ट्रार वर्ड आ रहा था ना। फिर बाद में जब इंक्वायरी इंस्पेक्शन स्टार्ट हुआ तब इंस्पेक्टर का नाम आया। तो नेम यूज में गड़बड़ ना करें। शैल आफ्टर द इंस्पेक्शन और एन इंक्वायरी सबमिट अ रिपोर्ट इन राइटिंग। अच्छा, कोई भी रिपोर्ट ओरल जा सकती है क्या? राइटिंग नहीं जाएगी ऑब्वियसली, तो इसलिए ये जरूर लिख देना राइटिंग। टू whom? Central government along with such document if any. Report may include a recommendation that further investigation, ओहो देखो क्या लिखा है, further investigation into affairs of the company is necessary, giving his reason in support। तो इसका मतलब अब किसके लिए बोल रहा है ये? इन्वेस्टिगेशन। अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि अभी इनिशियल इंक्वायरी पे ज़्यादा बातें समझ में नहीं आ रही है, कुछ डाइसी लग रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन लेटर स्टेज पे होता है, आपको बताया था मैंने। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं हम? इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन कर रहे हैं। फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा?
इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। किसके रिकमेंडेशन में? सेक्शन 208 में रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट किया जा सकता है। सेक्शन 208 यहाँ तक क्लियर है सबको? 206 कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, 207 इंक्वायरी इंस्पेक्शन का कंडक्ट, 208 रिपोर्ट जो है वो हमने सीजी को जमा करा दी है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 209, दिस इज इन रिगार्ड ऑफ सर्च एंड सीजर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, सर्च एंड सीजर। देखो सर्च एंड सीजर सेक्शन 220 में भी आएगा वापस से, वो आएगा इन्वेस्टिगेशन के कंसर्न में, है ना। और अभी किसके कंसर्न में पढ़ रहे हैं? इंक्वायरी इंस्पेक्शन के कंसर्न में। दोनों में पावर एब्सोल्युटली अलग अलग है। अच्छा, ये सारा काम जो तामझाम देख रहा था वो कौन देख रहा था? रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर, है ना। इन दोनों में से कोई भी एक देख रहा था। क्या ये लोग सुओ मोटो बेसिस पे किसी भी प्लेस पे एंटर कर लेंगे और वहाँ पे सर्च वर्च करके सीजर कर पाएंगे? नहीं, दोनों ही नहीं कर सकते। इनको स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्शन 209 किसके कंसर्न में बात कर रहा है? इंक्वायरी इंस्पेक्शन के कंसर्न में बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पावर्स कंपैरेटिवली लेस होते हैं। अब स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे डिमांड करने के बावजूद भी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं किए गए। देखो सिंपल प्रोसेस है। आरओसी और इंस्पेक्टर ने ऑफिसर को बोला था कि ये डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करो। तो आपको लगता है कि डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर इतने भले होंगे कि वो जितना डिमांड करेंगे उतना दे ही देंगे? डेफिनेटली नॉट। माइट बी देयर इज अ मैनिपुलेशन, might be they are concealing certain documents, might be there is malafide intention कि वो डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड कर दे, फॉल्सिफाई कर दे, डिफेसेड कर दे, ऐसा लग सकता है। तो ऐसे केसेस में जो इंस्पेक्टर है या आरओसी है वो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? स्पेशल कोर्ट के पास जाएंगे और स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेंगे कि भाई आप चचा आप देख लो, यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है तो हमें परमिशन दो कि हम उस रेस्पेक्टिव प्लेस पे एंटर कर सकें। सबसे पहले तो एंटर करने का परमिशन। आप कभी देखना, कोई भी ना सीरियल वीरियल दिखाते हैं जहाँ पे कोई भी इंस्पेक्टर या पुलिस वाला किसी के घर में एंटर करते हैं, सबसे पहले सर्च वारंट दिखाते हैं। ऐसे किसी के घर में थोड़ा घुस जाएंगे, तो प्लेस पे एंटर करने की परमिशन है उसके पास कोर्ट की, है ना। इसे तो सर्च वारंट लेके आया वो। अब प्लेस पे एंटर कर लिया तो क्या वहाँ पे जाके बैठ जाए? अब सर्च करो। तो सर्च करने के लिए क्या है? अलमारी खोलनी है, गद्दे फाड़ो, जो भी करना है कर लो। अच्छा, अब अलमारी खोलनी है, या तो अलमारी की चाबी वो सीधे सीधे दे दे, या ताला तोड़ो, एंटर एंड ब्रेक द लॉक। तो या तो कोऑपरेट कर रहा है वो इंसान, तब तो ठीक है, तब तो तोड़ना मत ताला। ऐसे थोड़ा जबरदस्ती ताला तोड़ दोगे। चाबी दे रहा है तो चाबी से खोल लेना, बोले नहीं हमारे पास पावर है हम तो ताला ही तोड़ेंगे। तो ऐसा मत करना। अब प्लेस पे एंटर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जो भी फाइलें डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थी वो आप ढूंढ रहे हो, मिल जाए तो क्या कर लेना? सीज। क्या कर लेना? सीज करना मतलब अपने पोजेशन में ले लेना, अपने कब्जे में ले लेना। देखो 206 और 7 में क्या था कि हमने उनसे इंफॉर्मेशन डिमांड की थी, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें अपनी कस्टडी में दिया। लेकिन 209 में हमने उनसे मांगा था तब भी नहीं दिया, तो हमने उनकी प्लेस पे एंटर करके उनके डॉक्यूमेंट को उठा के लेके आ गए। तो क्या वर्ड बोला हमने? सीजर। क्या वर्ड बोला? सीजर। अब ये सीजर परमानेंट नहीं होता ऑब्वियसली, ये थोड़ा जिंदगी भर उनके डॉक्यूमेंट्स लेके बैठ जाओगे। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है, 180 डेज का पीरियड होता है, उसके बाद आपको उसको लौटाना होता है। तो देखिए प्रोसेस क्या रहता है 209 का। लेट्स सी। देखो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है? स्पेशल कोर्ट। कहाँ जाना पड़ता है? स्पेशल कोर्ट। बिना स्पेशल कोर्ट के काम हो ही नहीं सकता, स्पेशल कोर्ट के पास जाएंगे। After obtaining an order from special court, after obtaining an order from special court for seizure of such books and papers, हमारे आरओसी भाई साहब और कौन से? इंस्पेक्टर, इनमें से जो भी है वो क्या करेंगे? एंटर विद सच असिस्टेंस। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है सच असिस्टेंस? जैसे आरओसी है ना,
अब आरुषि बेचारा सीधा साधा इंसान, गवर्नमेंट जॉब में उसको नौकरी वोकरी मिली, कंपटीशन एग्जाम में पास हो गया तो जॉब वॉब लग गई। अब किसी प्लेस पे एंटर किया उसने और वहाँ पे मान लो 10-15 गुंडे और उसको घेर के खड़े हो जाए, बोले अच्छा आरुषि तू सर्च करेगा तो उल्टा लटका देंगे हम, तो बेचारा डर के मारे भागेगा और कुछ ऑप्शन होगा नहीं। जैसे वो देखी नहीं रेड मूवी, देखिए रेड, आपने देखा वहाँ पे कितने सारे पुलिस वाले एक साथ एंट्री कर रहे थे, क्योंकि जिसके घर रेड करने गए थे वो बहुत बड़ा गुंडा था खुद ही, और उसके घर में इतने हजारों गुंडे थे, तो उसने क्या बोला था कि तुम यहाँ से बाहर निकल भी नहीं पाओगे, यही धमकी दी थी ना उसने। तो अकेला पुलिस ऑफिसर थोड़ी ना घुस जाएगा घर के अंदर रेड करने के लिए, नहीं, एंटर विथ सच असिस्टेंस। अच्छा, और असिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्लेस, कि कितना बड़ा प्लेस है जहाँ पे हमें सर्च करना है। अब मान लो 10 बीघा ज़मीन है जहाँ पे आपको सर्च करना है, एक अकेला चला जाएगा तो एक केबिन में जाएगा, जितने में तो दूसरी जगह पे लोग डॉक्यूमेंट सफाया कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एरिया, प्लेस एंड वहाँ के जो लोग हैं उसके हिसाब से असिस्टेंस लेके जाया जाएगा। तो ये आरओसी या इंस्पेक्टर क्या करेंगे, पुलिस फोर्स जितना डिमांडेड है उनको वो लेके जाएंगे और प्लेस पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद क्या करेंगे, प्लेस पे सर्च वेयर सच बुक्स एंड पेपर्स आर क्या, तो जहाँ पे भी उनको डाउट है कि बुक्स एंड पेपर्स हो सकते हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है या फिर अदरवाइज कोई भी और प्लेस हो सकता है, तो जहाँ पे भी बुक्स एंड पेपर्स होने के चांसेस हैं उस रेस्पेक्टिव प्लेस को क्या करेंगे, वो सर्च करेंगे, फिर सीज करेंगे एज ही कंसिडर नेसेसरी सच बुक्स एंड पेपर्स। Special court may order such seizure where, upon information in his possession or otherwise, has reasonable ground to believe that books and papers are likely to be destroyed, mutilated, altered, falsified और secreted। तो अगर लगता है यहाँ पे स्पेशल कोर्ट को कि डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, गायब किया जा सकता है, फाड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है या अदरवाइज कोई भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है, तो ऐसे केसेस में स्पेशल कोर्ट खुद से भी ऑर्डर दे सकता है क्या, है ना, मे ऑर्डर सच सीजर अपॉन इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन, उसके पास खुद के पास जो इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे, या फिर आरओसी इंस्पेक्टर ने डिमांड किया था तो उसके बेसिस पे, मतलब समहाउ उसको लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए वो फॉल्सिफाई हो सकते हैं या फिर डिफेसेड हो सकते हैं या फिर कंसील किए जा सकते हैं, इस तरह का कोई भी। फिर क्या करें, विद इन 180 डेज, आपके पास कितना पीरियड है, 180 दिन का टाइम है, 180 डेज तक आप इन पेपर्स को अपने पास रख सकते हैं। द रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर शैल रिटर्न द बुक्स पेपर्स टू द कंपनी फ्रॉम हुज कस्टडी और पावर सच बुक्स और पेपर वर सीज्ड। अच्छा, जिससे डॉक्यूमेंट लेते उसी को लौटाओगे ना, या किसी को भी लौटा दोगे, ऑब्वियसली एमडी से लेते तो एमडी को लौटाना और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से लेते तो उसको लौटाना, ये नहीं कि बाहर चपरासी को दे के आ गए, जिससे डॉक्यूमेंट लिए थे उसी को लौटा के आने हैं, ठीक है। These books and paper may be called for by the registrar or inspector for a further period of 180 days by an order in writing if they are needed again। तो यहाँ पे पीरियड कितना हो गया, 180 प्लस 180 डेज, ये मैक्सिमम पीरियड हो गया। इनिशियली 180 दिन के लिए और फिर दोबारा से अगर रिक्वायर्ड है तो 180 दिन के लिए और डिमांड किए जा सकते हैं। प्रोविजन समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, इन बुक्स पे आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा। अरे हमने जब इंस्पेक्शन किया था तभी लगा सकते हैं, तो सर्च एंड सीजर इसमें तो लगा ही सकते हैं। अच्छा, कॉपी वॉपी ले सकते हैं इनकी? हाँ, और क्या ले सकते हैं। रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर में बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स एंड पेपर टेक कॉपीज ऑफ या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देम और प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन देम और एनी पार्ट देयरऑफ और डील विद द सेम इन सच मैनर एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। ये बात पहले जो हमने पढ़ी थी वो किसके कंसर्न में थी? जब हमने खुद ने डिमांड किया था डॉक्यूमेंट, तब उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाए थे। अब हमने डिमांड नहीं किया, हमने ले लिया जा करके, छीन लिया जा करके, तो उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाने के बाद कौन सा सेक्शन करता है? 209 करता है। यहाँ तक कोई शक? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से?
कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में आ रहा है यहाँ तक? नो, ठीक है, गुड है। अच्छा, 206 कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, 207 कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी इंस्पेक्शन, 208 में रिपोर्ट बना के इन्होंने दे दी, 209 में क्या हो गया? सर्च एंड सीजर। तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन का लास्ट स्टेज होता है सर्च एंड सीजर। हाँ, या तो हमने प्यार से मांगा दे दिया, नहीं मांगा तो हमने छीन लिया, वहाँ पे प्लेस में एंटर किया और धड़ 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 सर्च एंड सीजर। अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं सेक्शन की क्या बोलते हैं। 209 सर्च एंड सीजर, लेट्स चेक आउट द लैंग्वेज व्हाट इट सेज। देखो, अपन ने ना डायरेक्ट सेक्शन नहीं पढ़ा है, इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि डायरेक्ट सेक्शन पढ़ते हैं ना तो बहुत खतरनाक हो जाता है बहुत, और इसलिए ना बहुत इजी लैंग्वेज को फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बना दिया है। तो एग्जाम में भी बहुत समरी हो गया, आपके लिए इजी हो गया कि आप पूरा सेक्शन को डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो डायरेक्ट फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में। तो देखो अब क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर में आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है जिसमें हम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 435 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कोर्ट्स के बारे में बात करता है, स्पेशल कोर्ट फॉर सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर। प्रोसेस में सबसे पहले यही था, कहाँ जाओ? स्पेशल कोर्ट। कौन जाओ? रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर। ऑर्डर लाओ, काय के लिए ऑर्डर लाओ? सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर। ओके, फिर जैसे ही ये ऑर्डर मिला आपको तो क्या करोगे? एंटर करो, चढ़िंग चढ़िंग एंटर कर दिया। कहाँ पे? प्लेस पे ऑब्वियसली। विथ सच असिस्टेंस, जितने लोग ले जाने ले जाओ, आपको जैसा ठीक लगता है उसके हिसाब से असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड। और एंटर करके क्या करो? सर्च द प्लेस या प्लेसेस वेयर सच बुक्स एंड पेपर्स आर kept and seize such books and paper as he consider necessary after allowing the company to take copies, extracts from such papers or books at its cost। अच्छा, कंपनी को फोटोशॉट लेने देंगे क्या बुक्स एंड पेपर्स की? कंपनी ले सकती है, कंपनी ले सकती है ना फोटो कॉपी। हाँ ऑब्वियसली कंपनी, नहीं तो आप सारे के सारे बुक्स ले जाओगे और कंपनी ढूंढ रही है अरे हमारे अकाउंट में किसे पैसा लेना है देना पता ही नहीं हमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी अगर फोटो कॉपी लेना चाहती है, एक्सट्रैक्ट लेना चाहती है तो इंस्पेक्टर मना नहीं करेगा। द स्पेशल कोर्ट में ऑर्डर सच सीजर वेयर अपॉन इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन या अदरवाइज has reasonable ground to believe that the books and papers of a company or relating to the KMP or director, auditor or company secretary in practice if the company has not appointed company secretary are likely to destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted। ये पॉइंट हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वे ऑर्डर पास कर सकते हैं। द रजिस्ट्रार or inspector shall return the books and papers within how many days? 180 days after such seizure to the company from whose custody or power such books or paper were seized. These books and paper may be called for by registrar or inspector for further period of 180 days by an order in writing if they are needed again। तो ये पीरियड हमने प्रोसेस में एकदम सिंपल सा पढ़ाई था, 180 डेज प्लस 180 डेज। रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर may before returning such books and paper take copies या extracts from them or place identification mark on them or any part thereof or deal with the same in such manner as he considers necessary। लैंग्वेज एकदम क्लियर हो गई अभी सबको। the provision of CRPC, देखो जब हम खुद प्यार से मंगा रहे थे तो CPC के प्रोविजन एप्लीकेबल हुए थे सिविल कोड के, और जब अब हम वहाँ पे सर्च एंड सीजर कर रहे हैं तो ये किसके प्रोविजन हो गए? CRPC के। रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर शैल अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस टू एवरी सर्च एंड सीजर। इज दिस ओके? अच्छा, ये हमारा सेक्शन 206 से लेकर के 209 तक की सारी कहानी खत्म। 206 से लेकर 209 तक हमने किसके बारे में पढ़ा? इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी के बारे में। अब 210 से 229 किसके कंसर्न में है? इन्वेस्टिगेशन के कंसर्न में। किसके कंसर्न में है? इन्वेस्टिगेशन के कंसर्न में। देखो 208 पढ़ा था मैं, 208 उसमें क्या बोला था उसने? रिपोर्ट में क्या बोला था? रिकमेंड कर दिया था क्या करो? इन्वेस्टिगेशन करो। तो रिकमेंडेशन आ सकती है। तो यहाँ पे
एक लेटर स्टेज पे जब मैटर बहुत सीरियस है और लग रहा है कि इंक्वायरी इंस्पेक्शन से मामला सेटल नहीं हो रहा है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो लेटर स्टेज पे क्या किया जा सकता है? इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। सेक्शन 210 से लेकर के 229 तक के सेक्शन इसको कवर करते हैं। जैसे पूरी लिस्ट दे रखी है कौन कौन से सेक्शन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होंगे। 210 किसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है? अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन 210 कभी भी अकेले नहीं पढ़ा जाता, 210 के साथ साथ 213 भी पढ़ा जाता है। 210 के साथ साथ क्या पढ़ा जाता है? 213 भी पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है अभी बताऊंगी। बीच में दो सेक्शन है 11 एंड 12, ये दोनों सेक्शन SFIO के हैं, सीरियस मामले हैं, सीरियस मामले, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। तो SFIO के जो भी मामले होते हैं वो 211 और 212 में फॉल करते हैं। 210 में कंपनी के जब अफेयर्स के इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती है तो ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। अथॉरिटी समझ लो एक बार पहले, कौन दे सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन दे सकती है? अच्छा, आपको याद है हमने अभी तक इंस्पेक्शन इंक्वायरी में ROC की पावर पढ़े थे, ROC गा रहे थे हम। यहां पे ROC का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब मामला सीरियस हो चुका है और सीरियस मैटर्स में ROC लोअर रैंकिंग का ऑफिसर था, वहीं तक काम करेगा। अब अपर अथॉरिटीज की बात हो गई है, इसका मतलब ये ऑर्डर कौन देगा? CG। यहां पे CG या तो सुओ मोटो ऑर्डर देती है, सुओ मोटो, या फिर ऑन ऑर्डर ऑफ NCLT ऑर्डर देती है, ऑन NCLT ऑर्डर। देखो सुओ मोटो तो इच्छा है, देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो, तो मतलब ये तो हो गया मे। लेकिन अगर NCLT का ऑर्डर आ गया तो CG मनमानी नहीं कर सकती, अब तो ऑर्डर देना ही पड़ेगा, अब तो ऑर्डर देना ही पड़ेगा। तो सेक्शन 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स है इन रिगार्ड ऑफ ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर CG या तो खुद से करेगा या फिर NCLT के ऑर्डर आ जाएंगे तो फिर तो करना ही पड़ेगा। अब NCLT को ऐसी कौन सी खुजली मच रही है कि उसको ऑर्डर देना है, इसके लिए कौन सा सेक्शन देखा जाएगा? 213। इसका मतलब NCLT के पास कहीं ना कहीं कोई केस आया होगा ना भाई, कोई पेटिशन आई होगी, उस पेटिशन में उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा कि भैया हम अग्रीव्ड हैं, कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करो। तो इसका मतलब 213 में अगर NCLT के पास कोई पेटिशन आई थी तो उस पेटिशन के चलते NCLT ने किसको ऑर्डर दिया था? CG को ऑर्डर दिया था, और उस ऑर्डर से बाउंड होकर के CG ने कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर पास किया है। बात समझ में? लिंकिंग। तो 213 इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनीज अफेयर्स ऑन एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स या अदर पर्संस। एक बार टाइटल समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन के टाइटल्स क्या क्या हैं। 210 और 213 का टाइटल क्लियर है सबको? सेक्शन 210, दिस इज इन रिगार्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड दैट इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग टू बी डन बाय CG। हाउ CG विल इन्वेस्टिगेट? इधर सुओ मोटो या फिर ऑर्डर ऑफ NCLT में तो कंपलसरी करना पड़ेगा। और NCLT का ऑर्डर कब आता है? सेक्शन 213 के थ्रू आता है, जब कुछ लोग मेंबर्स या अदर पर्सन NCLT को क्या कर देते हैं? एप्लीकेशन लगा देते हैं, तो फिर NCLT को ठीक लगता है तो NCLT ऑर्डर इशू कर देता है। सेक्शन 214 जो है वो सिंपली एक्सपेंसेस के कंसर्न में है, ये कोई टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। दिस इज सिंपली सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी बंदा डिमांड करता है उसको कुछ सिक्योरिटी पैसा जमा कराना पड़ता है। सेक्शन 215 जो है वो इंस्पेक्टर के बारे में बात करता है कि इंस्पेक्टर कौन नहीं हो सकता। तो फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन नहीं हो सकते। इंस्पेक्टर हमेशा कौन होगा? इंडिविजुअल पर्सन होगा। अब एक बात बताओ, हद हो गई, कंपनी को इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया तो कंपनी खुद ही आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कैसे जा करके इन्वेस्टिगेशन करेगी भाई? तो यहाँ पे नेचुरल पर्सन ही अपॉइंट किया जाएगा। 216 जो है वो ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन है, तो ये दूसरे टाइप का इन्वेस्टिगेशन। देखो पहले टाइप का इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दूसरा हुआ SFIO का इन्वेस्टिगेशन, सीरियस वाला। तीसरा हुआ ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंट काइंड के इन्वेस्टिगेशन है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से हम बातें करेंगे।
देन अब सेक्शन 217 जस्ट प्रोसेस है कि किस तरह के प्रोसेस एंड पावर्स यूज करेंगे. दिस इज सिंपली अबाउट इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा प्रोसीजर. 218 है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 218. कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्टिगेशन में एम्प्लॉयज डरे हुए हों कि यार अगर हमने पोल खोली तो हमें जॉब से निकाल देंगे या हमारा डिमोशन हो जाएगा या हमारे साथ कुछ अदरवाइज गलत हो जाएगा. तो उनके प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 218 बोलता है. ठीक है, अभी टाइप्स में कौन कौन से पढ़े. नंबर 1 अफेयर्स, SFIO, ओनरशिप, है ना. 3 टाइप के इन्वेस्टिगेशन पढ़ चुके हैं हम. आगे देखो 219 पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स रिलेटेड कंपनी. अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज ये भी हमारा एक टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है 4th, जिसमें हम किसका इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं. रिलेटेड कंपनीज का. रिलेटेड कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं. हमने 210 में कंपनीज के अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन किया था. 219 में हम कंपनी से जो रिलेटेड कंपनीज हैं उनके अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन करेंगे. और 220 में क्या करेंगे, सीजर. 220 में क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने सेक्शन 209 में सर्च एंड सीजर पढ़ा था वो इन्वेस्टिगेशन के कंसर्न में सेक्शन 220 में आता है. 220 के अंदर आप सर्च एंड सीजर की बात करेंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन का सर्च एंड सीजर होगा. फिर उसके बाद फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस जो अराइज होने वाले हैं, असेट फ्रीजिंग, इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटीज. ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन लिए जा सकते हैं. इंस्पेक्टर रिपोर्ट, जैसे हमने इंस्पेक्टर रिपोर्ट वहां पे भी पढ़ा था 208 में. एग्जैक्टली यहाँ पे भी इंस्पेक्टर रिपोर्ट है. ऑब्वियसली इंस्पेक्टर रिपोर्ट यहाँ पे भी आएगी. एक्शंस क्या क्या लिए जाएंगे इंस्पेक्टर रिपोर्ट के कंसर्न में. एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वाइंडिंग अप तक पहुंच रही कहानी. वाइंडिंग अप, लीगल एडवाइजर्स एंड बैंकर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज. तो फॉरेन कंपनीज के केस में सेक्शन 228, तो ये फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन हो गया 5th टाइप. एंड पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन सेक्शन 229. तो ये हमारे सारे सेक्शन इन्वेस्टिगेशन के कंसर्न में है, जिसमें मोटा मोटा 5 टाइप के इन्वेस्टिगेशन आप पढ़ने वाले हैं. 5 कौन कौन से हुए जल्दी बताओ. नंबर 1 इज अफेयर्स, नंबर 2 SFIO, नंबर 3 ओनरशिप, 4 रिलेटेड कंपनीज, 5 फॉरेन कंपनीज. तो ये डिफरेंट काइंड के इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो पहले आपको इंक्वायरी इंस्पेक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन. कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस है, कौन अथॉरिटीज होंगी, किस टाइप की पावर एक्सरसाइज कर पाएंगे, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक क्लियर है सबको एकदम अच्छे से. ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना डन करते हैं. थैंक यू सो मच.